हेलो एवरीवन। आज का जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके बिहार के एग्जाम में आ चुके हैं। और ये जो सेशन जो है हमारा तकरीबन 30 सितंबर तक चलेगा, जो कि अनाउंस किया गया है डेट। ठीक है, 30 सितंबर को बीपीएससी का जो एग्जाम है, ये सेशन को हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं बिहार के एग्जाम में, ठीक है, और अदर एग्जाम में जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट से महत्वपूर्ण रहेगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेशन जो है कम्प्लीटली बीपीएससी को डेडिकेट करेगा। ठीक है, और हमारा जो कोशिश है कि आप लोग को रिवीजन और जो कॉन्सेप्चुअल होता है दोनों मिल सके। ठीक है, और आइए स्टार्ट लेते हैं हम लोग और अपना फीडबैक दीजिएगा इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं और वो रिजाइन करते हैं तो किनको जो है राइटिंग में देते हैं लेटर। ठीक है, अपना रेजिग्नेशन वाला। ठीक है, तो वो देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो। ठीक है, अगर उनको रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को ही क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। क्लियर है। और अगर बात की जाए इसमें तो आर्टिकल 124, ठीक है, आर्टिकल 124 और सब 4 जो है, इसमें ये प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, अगर उनको रिजाइन देना है तो वो प्रेसिडेंट को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत। और आपको पता ही है अभी वर्तमान में हमारे 31+3 सुप्रीम कोर्ट में अगर जज की बात की जाए तो 34 है अभी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या अगर बढ़ाना है तो ये पावर किसको दिया गया है, ये पावर हमारे पार्लियामेंट को दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे हर क्वेश्चन पे। ठीक है, सारे जो है कोई कहानी नहीं बनाना है, जो क्वेश्चन आया है टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आप लोग रिवीजन कर सके और क्वेश्चन का पैटर्न को पकड़ सकें कि जो है कमीशन कहां से क्वेश्चन को फ्रेम करती है। क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे आपको 30 से 35 क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिखेंगे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन द बैकवर्ड क्लास कमीशन। क्लियर है, यहाँ पे बताया जा रहा है जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसके चेयरमैन कौन थे, तो आंसर है काका साहेब केलकर। ठीक है, काका साहेब केलकर जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन के पहले चेयरमैन थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात की जाए तो ये जो है जो कमीशन था 1953 को ये जो है बना था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है, PRESIDEN प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है, के तहत जो है उसको फ्रेमिंग किया गया था बैकवर्ड क्लास कमीशन। और ये आर्टिकल 340 अगर संविधान के पन्नों को पलटिएगा तो आर्टिकल 340 में आपको जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में दिया गया है। क्लियर है, तो इस आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा। और जो फर्स्ट क्लास कमीशन था हमारा बैकवर्ड क्लास कमीशन, काका साहेब केलकर। क्लियर है, आप लोग बैकवर्ड क्लास में आप लोग देखे होंगे जो भी कैंडिडेट ओबीसी होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर, ठीक है, क्रीमी लेयर, और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो ये क्या होता है, जिनका भी इनकम, फादर का इनकम, ठीक है, 8 लाख से ऊपर है, 3 4 5, ठीक है, 1.5 सैकड़ा 10,000 लाख, ठीक है, हाँ, जिनका भी इनकम जो है 8 लाख से ऊपर है तो वो जो है क्रीमी लेयर में आते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूध होता है, दूध के ऊपर में क्या होता है, क्रीम रहता है ना, इसको छाली बोलते हैं हम लोग इन देसी लैंग्वेज में। ठीक है, और क्रीम होता है, तो जिनका भी 8 लाख से ऊपर इनकम है वो जो है क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, उनको जो है ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका इनकम 8 लाख से कम है उनको ओबीसी के तहत जो आरक्षण दिया जाता है 27%, ठीक है, वो लाभ मिलता है। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आप जब फॉर्म को फिलअप करते होंगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, तो उसमें पूछा जाता है कि आप क्रीमी लेयर में बिलोंग करते हैं या नॉन क्रीमी लेयर। तो बहुत सारे जो है जो न्यू कैंडिडेट होते हैं कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो वो लोग इस चीज को समझ लें। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। कहने का तात्पर्य है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जैसे हमारा बिहार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारा झारखंड का झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, इसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, उसको चेयरमैन को अपॉइंट हमारे जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो करेंगे। जैसे और इसमें अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात की जाए तो आर्टिकल जो है 316, ठीक है, आर्टिकल जो है 316, इसमें जो है ये बताया गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, और एक होता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो स्टेट को मिला के जो बनता है, ठीक है, उसको ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। इसके चेयरमैन को अगर अपॉइंट करना होता है तो वो करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन जब स्टेट की बारी आती है, ठीक है, तो वहां पे जो चेयरमैन होते हैं या उसके मेंबर होते हैं उसको अपॉइंट कौन करेंगे, गवर्नर हमारे। ठीक है, गवर्नर, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ज्वाइंट वाला
और यूनियन, जैसे हमारा यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ के जो चेयरमैन होंगे उसको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। जबकि स्टेट की अगर बात की जाए, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर होंगे उसको जो है गवर्नर अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 316 क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हाँ, इन ऑर्डर टू बी चूजन अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज। इसमें एज पूछा गया है। एक होता है हमारा जो संसद बनता है, ठीक है, संसद जो होता है उसमें कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है लोकसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा, क्लियर है, और एक हमारे इसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये जो तीनों मिलकर हमारा क्या बनता है, पार्लियामेंट बनता है, ये संसद बनता है। और ये आर्टिकल जो है 79 में इसको मेंशन किया गया है, क्लियर है, संसद के बारे में। अब पूछ रहा है कि जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसका जो मिनिमम एज है कितना होना चाहिए। तो लोकसभा का जो मिनिमम एज है वो 25 होगा, राज्यसभा का जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर होगा। और जो स्टेट में एमएलए होते हैं, ठीक है, एमएलए होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एमएलए को हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें क्या होता है 25 ईयर होता है, क्लियर है। इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर एमएलए बनना है तो आपको 25 साल को साल जो है कम से कम चाहिए। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है आपको तो कम से कम 25 साल होना चाहिए आपका। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम 30 साल आपका होना चाहिए। अगर जो हमारा पार्षद हो गया, पंचायती इलेक्शन होता है तो उसमें 21 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पंचायत में जाते हैं, ठीक है, पंचायत हो गया या पार्षद वगैरह जो आपका महानगर में चलता है पार्षद, ठीक है, वहां पे मिनिमम एज जो है 21 चाहिए, क्लियर है। और वोट देने का अधिकार हम लोग को 18 साल से मिल जाता है, क्लियर है। यहां पर पूछा गया इन ऑर्डर टू बी चूजन मेंबर ऑफ लोकसभा पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन एज, कम से कम 25 साल होना चाहिए, क्लियर है। यहाँ पे जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑप्शन उठा रहे हैं और एक्स्ट्रा 3 से 4 पॉइंट को डिस्कस कर दे रहे हैं ताकि जो एग्जाम क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनता है, ठीक है, कोई बाहर बुक से नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। क्वेश्चन क्या है, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं। जाहिर सी बात है, सबको जानते हैं, जो नया कैंडिडेट है, जो नया जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और अपना एनालाइज करेंगे कि प्रश्न कहां से बनते हैं। तो गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये रहेगा, जो भी गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि फिक्स टेन्योर है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इनको ट्रांसफर करना चाहिए, ठीक है, या किसी और को अपॉइंट करना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है, इनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, क्लियर है। और एक और है कि अ गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, बट द प्रेसिडेंट इफ ही सी सो प्लीज में एक्सटेंडेड हिज टेन्योर, अगर चाहे तो वो उनके टेन्योर को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। द गवर्नर कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये सारा पावर जो है हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में दिया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट होते हैं हमारे, जो हमारे एससी भाई लोग होते हैं, ठीक है, उनका जो लोकसभा में रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है 21 आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 330, ठीक है। एक और चीज है कि आर्टिकल 330, ठीक है, आर्टिकल 330 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए जो है 330 आर्टिकल के तहत लोकसभा में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है, क्लियर है। तो ये था महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 330 हमारे जो एसटी है और एससी है दोनों को जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और एक आर्टिकल हम देखे थे थोड़ी देर पहले 340 जो है ओबीसी से संबंधित है, क्लियर, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें हम लोग क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात की कर रहे हैं। एक और है कि अभी जो है एसटी में भी जो है ना, जो एसटी का जो लाभ लेते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उनमें भी जो है क्रीमी लेयर लाने की बात की जा रही है एसटी और एससी में। कि ऐसा इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बहुत से एसटी समुदाय में और एससी समुदाय में ऐसे लोग हैं जिनको आरक्षण का अभी तक लाभ नहीं मिला है, वो काफी पिछड़ते जा रहे हैं, क्लियर है। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार जो है इस पर सोच विचार कर रही है कि नॉन क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर का एसटी एससी में भी लागू किया जाए, ठीक है। मुझे लगता है कि आने वाले जो सालों में इसको जो है इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इस पर भी विचार चल रहा है। सारे जो है पैनलिस्ट लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, ये लोग जो है इस मुद्दे पे विचार विमर्श कर रहे हैं, क्लियर है। बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप में होते हैं ना, जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो उन्हीं वो लोग को जो है ज्यादा बेनिफिट हो जा रहा है, क्लियर है।
आज जो एसटी समुदाय में जो पिछड़ चुके हैं, अब गांव देहात में जाइएगा ना तो एसटी जो समुदाय होते हैं उनकी स्थिति, जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब होती है। तो सरकार का जो मोटिव है, उनको भी तो मुख्यधारा में लाना है, तो उनको भी तो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसलिए जो है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम होगा। जिस प्रकार ओबीसी में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनके भी 8 लाख से ऊपर इनकम है, ठीक है, उनको जो है ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका भी इनकम जो है 8 लाख से कम है, उनको जो है ओबीसी का लाभ मिलेगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कहने का तात्पर्य है, हम लोग देख रहे थे आर्टिकल जो है 79 में संसद, पार्लियामेंट का जिक्र किया गया है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, तीनों को मिलाकर जो है हमारा संसद बनता है। ये था महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द पंचायत। ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, ठीक है। आप जो भी सिविल सर्वेंट बनने का जो देख रहे हैं या बनना चाह रहे हैं ना, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। आर्टिकल 40। इसमें जो है एक्स्ट्रा इनपुट में हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो इसमें डाल सकते हैं कि आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। दिस स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and with such power and authority may be necessary to enable them function as unit of self government। ठीक है, जो सुशासन है, जो सरकार है, जो सत्ता है, उसको जो है जमीनी स्तर पर लाने के लिए ना पंचायत का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 40 जो है पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो है डायरेक्ट जो है दिशा निर्देश देती है। आर्टिकल 40 इसको ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है कि आर्टिकल 40 जो है किससे संबंधित है, ये हमारे पंचायत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑर्डर वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर सरकारिया कमीशन, ये काफी बार पूछा गया है। सरकारिया कमीशन विच वाज द एम्पावर और रिकमेंड चेंज इन द सेंटर स्टेट रिलेशन सबमिटेड दिस रिपोर्ट। सबसे पहला जो है सरकारिया कमीशन जो है ये सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है ना उस पर बात करता है सरकारिया कमीशन। इसको जब सरकारिया कमीशन जो है कब अपॉइंट किया गया था, तो 1983 को। ध्यान रखिएगा इस डेट को, काफी बार पूछा गया है। और ये रिपोर्ट अपना सबमिट कब किया गया था, तो 1987। क्वेश्चन हमसे रिपोर्टेड वाला पूछा गया कि ये जो कमीशन जो है ये जो है पहली बात है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। क्लियर है? इसको ध्यान में रखिएगा। और इसको जो है इसने जो है अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया गया था, तो याद रखिएगा कब, 1987। और इसमें जो एक्स्ट्रा इनपुट की बात की जाए तो सरकारिया कमीशन वाज सेट अप इन 1983 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द सरकारिया कमीशन चार्टर वाज एग्जामिन the central state relation on various portfolio and suggest change within the framework of the constitution। कहने का तात्पर्य जो सरकारिया कमीशन है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो पोर्टफोलियो है, किस प्रकार का रिलेशन है, उस पर बात करना, उसकी समीक्षा करना, रिपोर्ट सबमिट करना कि किस में चेंजेस करने की जरूरत है। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। द कमीशन वाज नेम्ड एज हेडेड बाय जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। जो सरकारिया है रंजीत सिंह सरकारिया, उनका पूरा नाम था ये। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और इन्हीं के अध्यक्षता में, इन्हीं के लीडरशिप में जो है ये कमीशन, सरकारिया कमीशन बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आने वाले एग्जाम में बनेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला कौन सा राज्य है, ठीक है, पहला कौन सा राज्य था और कौन सा ईयर में जो है लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब भाषा के आधार पर जो है जो भाषा के आधार पर क्या होता है स्टेट को फॉर्मेशन किया गया था। तो आइए देखते हैं हम लोग। द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, एक है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 के तहत जो है लिंग्विस्टिक भाषा को जो है महत्व दिया गया था। The State Recognition Act of 1956 was a major reform the boundary of India state and territories, organizing them along linguistic line after the independence 1947. The act came into effect at the time as a constitution। ठीक है, 7th Amendment Act 1957। तो कुल मिलाकर ये जो है, और फिर देखते हैं द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1957 अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो 1956 को याद रखिएगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइज। ठीक है, 1956।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस? हमारा जो झारखंड है, वर्तमान का जो झारखंड है, वो कब आया? ये याद रखिए 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। 2000 में जो 3 स्टेट बने थे, कि उत्तराखंड भी बना था, एक छत्तीसगढ़ भी बना था, ठीक है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी बना था, ये भी नवंबर में ही बना था, ये भी नवंबर में बना था। तो किस डेट को बना था? एक 2 नवंबर को बना था, एक 7 नवंबर को बना था। आप लोग कंफर्म हो लीजिएगा इसको, ठीक है। हमें तो रिकॉल नहीं कर पा रहे, हम इसको देखिए कंफर्म करेंगे। लेकिन इतना है कि 2000 में 3 स्टेट बने थे, एक हमारा झारखंड, एक हमारा उत्तराखंड और एक हमारा छत्तीसगढ़। और एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि जो वर्तमान जो झारखंड है हमारा, ठीक है, वो बाउंड्री शेयर करता है बिहार के साथ, यहाँ यूपी के साथ, ठीक है, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो हमारा झारखंड जो है इन राज्यों के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। और हमारा झारखंड का जो एरिया है, अधिकतम एरिया जो है, मैक्सिमम एरिया जो है, छोटा नागपुर प्लेटू के तहत जो है लाई करता है। आइए देखते हैं। और एक बात और है, ये जो हमारा झारखंड है, उसका राजधानी है हमारा रांची, ठीक है। रांची जो है हमारा, रांची कैपिटल जो है हमारा रांची है। और सब कैपिटल बात की जाए तो वो है हमारा दुमका, DUMKA, दुमका। सब जो है कैपिटल कहाँ है? दुमका। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। झारखंड इज द स्टेट, ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? 15 नवंबर 2000। द स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, क्लियर है। और द सिटी ऑफ रांची इज द कैपिटल एंड दुमका इज सब कैपिटल। मच ऑफ झारखंड लाई ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू, क्लियर है। छोटा नागपुर जो है हमारा, छोटा नागपुर प्लेटू में जो है लाई करता है कौन? हमारा झारखंड। नेक्स्ट मूव करते हैं। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड ऑन? सबसे पहला देखते हैं जो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन संविधान में इसके लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया था? 280, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। और इसमें महत्वपूर्ण बात की अगर बात की जाए तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है 1951 में एस्टैब्लिश किया गया था। The first finance commission was established by the President of India in 1951 under Article 280 of the Indian Constitution. It was formed to define the financial relation between the central government of the India and the individual state government. As per the Constitution, the commission is appointed every 5 years and consists of the chairman and the 4 other members. क्लियर है? कहने का तात्पर्य इसमें जो है एक चेयरपर्सन रहेंगे और 4 जो है मेंबर रहते हैं, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के। और अभी जो वर्तमान में जो हमारा जो 15 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, उसके जो हेड है NK सिंह है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है यहां से। और ये जो है 2017 में बना था, क्लियर है, 15 फाइनेंस कमीशन। और पहला जो बना था 1951। इसका काम क्या रहता है? तो इट वाज द फॉर्म टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। द कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 5 ईयर एंड कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर। ये जो कमीशन है वो जो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो है फ्रेमिंग किया जाता है। राष्ट्रपति, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा इसको जो है बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो हमारे अटॉर्नी जनरल इनको देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल का जो संविधान में जो आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 76, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है। आर्टिकल 76 जो है किसको जो है किसके लिए बनाया गया? तो अटॉर्नी जनरल के लिए। ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, ये सरकार के, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उसके जो है एडवोकेट होते हैं, क्लियर है। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर आदमी, हम लोग का कुछ केस होता है, हम लोग जो है एक एडवोकेट को रखते हैं, ठीक है, वकालत करने के लिए। उसी प्रकार सरकार भी अपना जो एक वकील होता है, ठीक है, एडवोकेट होता है, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, क्लियर है। तो सरकार की बिहाफ में, सरकार के साथ में जो है ना सारे कोर्ट में जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है, सरकार के। और ये प्रथम जो है ना विधि अधिकारी होते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्लियर है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द इंडियन गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर, ठीक है। तो भारत सरकार का जो ना चीफ लीगल एडवाइजर होता है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है, क्लियर है, किसका? सरकार का, भारत सरकार का। और संविधान में कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 76, अभी देखिए हम लोग। और इसको अपॉइंट कौन करते हैं? इसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। 3 पॉइंट हो गया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस, ठीक है, चाहे वो केस सूट का हो, चाहे अपील का हो, चाहे प्रोसीडिंग का हो, इन द
Supreme Court in which government of India is concerned. Attorney General is not a government servant and is not a debarred from private legal practice. The 15th and current जो है अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल. अभी वर्तमान में हमारे कौन है अटॉर्नी जनरल, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और हम इसको अपडेट कर देंगे. तो ये हमारा जो था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये जो क्वेश्चन आए गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमने इसको डिस्कस किया है ताकि जो भी नए कैंडिडेट है, ठीक है, जो नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं उनको ये फायदा हो, और जो पुराने कैंडिडेट है उनको उनके लिए रिवीजन का काम करेगा. और आप लोग बने रहिएगा 30 सितंबर तक जो है पूरा जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर हो और इस बिहार स्पेशल हो, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा ताकि कैंडिडेट को जो है अधिक से अधिक लाभ उठा सके. और सारा फ्री रहेगा, कोई पेड नहीं रहेगा इसके लिए. क्लियर है? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे. तब तक अपना ख्याल रखें. जय हिंद, जय भारत.